गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, जैसे मैंने बोला था कि अभी हम लोग का इस वीक में जो है स्टैटिस्टिक्स ही चलेगा, ठीक है। मैथ्स बाद में स्टार्ट करेंगे फिर से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में ना उस दिन एक पॉइंट बाकी रह गया था, एक छोटा सा लाइन है, वो थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये लिख लो, ठीक है। हम भूल गए थे। रिलेशनशिप बिटवीन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। बिटवीन एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, एमडी यानी मीन डेविएशन, क्यूडी यानी क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसमें जो है रिलेशनशिप कैसा होता है, जैसे मीन मीडियन मोड में था ना, वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्क्यूड क्या होता है वो मैंने बताया था जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे, जहां पर मीन मीडियन मोड में हम लोगों ने ये जो है रिलेशन देखा था ना, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रिलेशन क्या होता है, ऐसे होता है एस डी इज टू एम डी इज टू क्यू डी इक्वल टू होगा 15 इज टू 12 इज टू 10। ये रटना पड़ेगा, सीधा बात है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रख पाओगे तो ही बेटर है। तो कैसे याद रखोगे, ये देखो अल्फाबेटिकली, मतलब एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखो अल्फाबेटिकली एम के बाद आता है, देखो एम, एम एन ओ पी क्यू, एम के बाद आता है क्यू, ठीक है। और एस जो है पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। क्यू के बाद एस आता है, ठीक है, क्यू के बाद एस आता है। तो एक्चुअली एम के बाद क्यू, क्यू के बाद एस आता है। तो ये देखो एम के बाद क्यू, ये और एस आगे रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ भी एक अपने दिमाग में ट्रिक कर लो जिस तरीके से याद रख पाओ। मतलब ये याद रखना पड़ेगा ना 15 12 10, ठीक है। और ऐसे याद रखना पड़ेगा एस डी एम डी क्यू डी, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। एस एम क्यू, एस डी एम डी क्यू डी, देखो डी तो सबके बाद ही है, ठीक है। तो एम एस एम डी एस एम क्यू, इस तरीके से याद रखो। 15 12 और 10 ये वैल्यूज को याद रखना है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 4 एस डी इक्वल टू 5 एम डी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो देखो 6 क्यूटी, ठीक है। या फिर ये दोनों में से कोई भी एक हमें एमसीक्यू बेस्ड पूछ सकता है। तो ऐसे ये देखो, और ये कैसे याद रखोगे 4 5 6, ठीक है। 4 5 6, 4 5 6, और बाकी ये पैटर्न एक ही जैसा है, ठीक है। 4 5 6 इस तरीके से याद रखना है। 4 एस डी 5 एम डी 6 क्यू डी, 4 एस डी 4 5 6 ऐसे याद रखो। और ये हमेशा याद रखो एस डी एम डी क्यू डी, इस तरीके से होगा। और अगर ऐसे रेशियो में देखें, मतलब ये एक्चुअली 15/12 को ही सिंप्लीफाई करके ही किया गया है, ठीक है। ये देखो 3 5 से 15, 3 4 से 12, तो ये हो जाएगा एस डी बाई एम डी, इस तरीके से, यानी 4 एस डी इक्वल टू 5 एम डी, ठीक है। लेकिन हम लोग को ना इसका प्रूफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेटा से मतलब है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इस तरीके से याद रखो 4 5 6, ठीक है। तो याद रह जाएगा एस डी एम डी क्यू टी और ये वाला। बस ये मेरे से थोड़ा छूट गया था, तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि हमें इससे जो है एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है, आज का जो चैप्टर है। गुड इवनिंग मानसी। मैम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आज हम लोग कोरिलेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। रिग्रेशन तो आज नहीं होगा, कोरिलेशन आज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को ये चैप्टर में क्या देखना है, देखो अभी तक हम लोग जो भी चैप्टर करके देख चुके हैं, लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, सभी एक ही वेरिएबल से रिलेटेड था, ठीक है। यूनिवेरिएट डेटा को लेके काम कर रहा था।
और अभी हम लोग पढ़ेंगे बाईवेरिएट डेटा, ठीक है। मतलब एक्चुअली डेटा जो है ना वो देखो दो तरह का हो सकता है, एक होता है यूनिवेरिएट, एक होता है बाईवेरिएट, ठीक है। यूनिवेरिएट का मतलब वन वेरिएबल एट ए टाइम। अगर एट ए टाइम हम लोग एक ही वेरिएबल को लेके एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे यूनिवेरिएट बोला जाता है। बाईवेरिएट का मतलब टू वेरिएबल्स एट सेम टाइम्स, यानी कि पेयर्स में हमें लेना है, ठीक है। बाइवेरिएट अभी हम लोग जो भी चैप्टर आगे कर चुके हैं ना स्टैट में, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, वहां पर हम लोग एट ए टाइम एक ही वेरिएबल को लेके काम कर रहे थे। अब हम लोग एट ए टाइम दो वेरिएबल को लेके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कोरिलेशन। जैसे रिलेशन का मतलब, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में देखो पढ़ते हो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बोले, तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि रिलेशन जो है डिमांड सप्लाई ये सब पढ़ते हो ना, तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग रिलेशन देखें प्राइस सप्लाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो प्राइस इंक्रीज करने से सप्लाई क्या होता है, बोलो सप्लाई क्या होगा, बोलो। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा, और प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, बताओ। इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते हैं। सप्लाई बढ़ेगा डिमांड घटेगा मैम। हाँ, प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और सप्लाई क्या होता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होता है। अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब सेलर है वो हमेशा चाहेगा कि महंगा ही प्रोडक्ट वो बेचना चाहेगा, इसीलिए। तो देखो प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होता है, या फिर प्राइस ऑपोजिटली देख लो, प्राइस अगर कम हो जाता है तो डिमांड जो है, डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जस्ट हम एक रिलेशन बता रहे हैं, हमें यहाँ पर इकोनॉमिकली इतना कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसी से ना पता चलता है देखो कि स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक्स में भी कैसे हमें हेल्प करता है। तो ये एक रिलेशन देखा हम लोगों ने, ये रिलेशन देखा। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। क्यों इनवर्स है, देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है, मतलब ऑपोजिट। इनवर्स का मतलब हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ऑपोजिट। अगर तुम लोग को ये वर्ड नहीं अच्छा लग रहा है तो ऑपोजिट लिख लो, समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। मतलब इनवर्स भी याद रखो, ऑपोजिट होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑपोजिट नहीं हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सिमिलर बोल सकते हो, सेम या फिर सिमिलर टाइप, ठीक है, सिमिलर टाइप बोल सकते हो। सिमिलर तरीके से प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है, सिमिलर होता है। तो ये जो रिलेशन है इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में इसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैसे देखो ना, जैसे मान लो तुम लोग के फ्रेंड होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी के थिंकिंग के साथ हमारा थिंकिंग जो है ज्यादा मैच होता है तो वो हमारा अच्छा दोस्त हो जाता है कि हाँ देखो मेरा बात समझ रहा है, या फिर उसको भी ऐसे लगता है हम मेरे बात को समझ पा रहा है। तो मतलब चाहे फ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ये देखो हमारी ही तरह सोच रहा है, यानी एक ही जैसा, तो पॉजिटिवली क्या। लेकिन अगर एकदम ऑपोजिटली सोचता है कोई तो उसके साथ हमारा उतना नहीं बन पाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, उतना रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। फ्रेंड हो सकता है उतना अच्छा नहीं, उसका बात मुझे पसंद नहीं, मतलब क्यों पसंद नहीं है, इंसान को किसी और का बात क्यों पसंद नहीं आता है। अब शायद वो सामने वाला सही भी बोले, लेकिन हमें तभी नहीं पसंद आता है जब हमारे मन के हिसाब से नहीं होता है। बेसिकली यही होता है हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। हमें सब अपने हिसाब से चाहिए, ये प्रॉब्लम होता है। तो वही चीज जो भी हो, तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे जैसा कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो ऑपोजिटली बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं वो कुछ और ही बोल रहा है एक ही पॉइंट पे, तो वो क्या हो गया, उनसे हमारा उतना नहीं बनेगा, यानी कि इनवर्स। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ जाएगा, तो दैट इज इनवर्स या फिर ऑपोजिट रिलेशन होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एक डिमांड को मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पर y अगर हम मान लेते हैं प्राइस को एग्जाम्पल के लिए, और z मान लेते हैं सप्लाई, ठीक है, z मान लेते हैं सप्लाई। तो ये देखो अगर मेरा डिमांड पहले ऐसा है, देखो मेरा प्राइस मान लो ऐसे है 1 2 3, ठीक है, अच्छा फिर हो गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है, मैंने सिंपल रैंडमली कुछ वैल्यूज ले ली हैं, ठीक है। जब प्राइस 1 है तब मान लो डिमांड है 10 यूनिट, ठीक है। जब प्राइस 2 है तब मान लो डिमांड है, प्राइस बढ़ गया डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है, यूनिट मान लो इसे, ठीक है। अच्छा अगर प्राइस और भी बढ़ गया, डिमांड मान लो और भी कम हो गया 4 यूनिट, ठीक है। अब प्राइस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो मान लो डिमांड हम लोग का बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया 6 यूनिट, ठीक है, और प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गया। मतलब अगर इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड देखो कम हो गया, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ देखो बढ़ गया तो डिमांड भी कम हो गया, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखें प्राइस कम हो गया, ठीक है। प्राइस कम होने पे देखो डिमांड बढ़ गया, फिर प्राइस कम हो गया तो डिमांड हम लोग का क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे। अब सप्लाई का मैंने क्या रिलेशन बोला, देखो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगा, ये जो है सेलर के नजरिए से देखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का प्राइस 1 है तो मान लो सप्लाई है 9 यूनिट, ठीक है, प्राइस 2 है तो फिर सप्लाई और भी बढ़ी है 10 यूनिट, प्राइस 3 हो गया सप्लाई हो गया 12 यूनिट, ठीक है। प्राइस देखो अब प्राइस कम होते जा रहा है तो सप्लाई भी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर सप्लाई हो गया 10 यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर और भी कम हो गया, सप्लाई हो गया 8 यूनिट, ठीक है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया समझने के लिए, और मेन पॉइंट तो मैंने पहले ही लिखवा दिया। तो यहाँ पर प्राइस के साथ रिलेशन क्या हो रहा है, सप्लाई का हम लोग का पॉजिटिव रिलेशन, और यहाँ पर जो है नेगेटिव। मतलब प्राइस और सप्लाई मार्केट में एक ही तरह से चलता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसी इसीलिए चैप्टर का नाम है कोर रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम लोग मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो है दो वेरिएबल्स को एट ए टाइम जो है लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम यहाँ पर ये पॉइंट लिखवा देते हैं एक बार, जो है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइवेरिएट डेटा और बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइवेरिएट डेटा एक बार हेडिंग करो, बाइवेरिएट डेटा लिखवाते हैं, एक सेकेंड। बाइवेरिएट डेटा, when data are collected on टू, मैंने ऐसे टू लिख दिया है डिजिट में, तुम लोग TWO भी लिख सकते हो। टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली they are known as bivariate data and distribution of, इसके साथ साथ ऐड कर दो, and distribution of bivariate data is called as bivariate distribution। ये इसीलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि ये थियोरिटिकली हमें कभी कभार पूछ सकता है, बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब थियोरिटिकली डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा, हमारा तो 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ना, तो हमें जरूरत पड़ सकता है इसका, इसीलिए बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं तुम लोग, तब तक लिख के कंप्लीट करो, बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने क्या लिखा है, when
when data are collected on two variables, सबसे पहला बात है दो वेरिएबल्स हमें लेना है, क्योंकि देखो बिना दो वेरिएबल्स के हम लोग रिलेशन कैसे बनना है बताएंगे। जैसे दो फ्रेंड के अंदर रिलेशन अच्छा है खराब है, अब रिलेशन अच्छा है खराब है उसके लिए तो दो इंसान चाहिए, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो इंसान चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हमें रिलेशन बताना है तो कम से कम दो वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है हमें दो ही वेरिएबल्स का यहाँ दिया जाएगा, इससे ज्यादा दिया नहीं जाएगा। व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, हम लोग दो वेरिएबल्स के बारे में साइमल्टेनियसली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड और प्राइस, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और सप्लाई, ठीक है। ये अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करें साइमल्टेनियसली एक ही साथ, मतलब अच्छा जब प्राइस 1 है तो डिमांड सप्लाई कितना है, या फिर प्राइस के हिसाब से डिमांड कितना है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली हमें कलेक्ट करना है, ठीक है। दे आर नोन एज बाइवेरिएट डेटा। तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बाइवेरिएट यानी दो वेरिएबल्स को एक ही साथ कलेक्शन करें। और जब हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद ही लिख देते हैं यहीं पर, बल्कि यहीं पर पैरा करके हम लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्स और एफ दोनों चीज रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स called bivariate frequency distribution, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैंने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखवा है, लेकिन बात कुछ अलग नहीं है। देखो सिंपल सा बात है, जो स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही यहाँ पर होगा, जो स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसा ही होगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट होता है वैसे ही होगा, बस एक ही साथ दो दो वेरिएबल्स हमें कलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर चाहो तो लिख दो, या फिर डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ऐसे लिखवा दिया है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवा देते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हो सकता है, मतलब ऐसा क्या क्या हो सकता है। देखो वैसे तो बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये पता करना चाह सकती है कि उसके इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, मतलब कितना इन्वेस्ट करने पे कितना उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर सकती है। तो ये दोनों डेटा एक साथ कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज बाइवेरिएट डेटा कलेक्शन। जब डेटा कलेक्ट होगा, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जब फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, ठीक है। कितना एडवर्टाइजमेंट करके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख लो चाहो तो, और सेल्स का यहाँ पर लिख लो सेल्स अचीव्ड, ठीक है। कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करके बिजनेस में कितना सेल जनरेट हुआ, ठीक है, ये पता करना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो दो एग्जांपल मैंने अभी अभी दिया था, डिमांड एंड प्राइस, मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी का, और डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, अभी ये तो मैंने बताया ही तुम लोग को प्रैक्टिकली, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी समझ में आता ही होगा कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना रिटर्न जनरेट किया, कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर लिया, क्या सेल बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है, वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बाइवेरिएट डेटा कलेक्शन किस मैटर पे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, बताते हैं क्या होता है। पहले लिखवा देते हैं फिर बता देंगे। यहाँ से जो एग्जाम्पल है उसको देख के, यहाँ से ये वाला मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन
it is the frequency distribution of one variable x or y across the variables full range of values. Number of marginal distribution is distribution in bivariate data equal to 2. ठीक है, डेफिनेशन तो लिख लिया, अब हम लोग समझते हैं। देखो ये क्या होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमें दिया है प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यों बोला है? क्योंकि देखो एक ही साथ दो दो डेटा कलेक्ट है, देखो हर एक जगह पेयर पे। ठीक है, ये ब्रैकेट दे दिया क्योंकि मोर देन वन डेटा है, कॉमा देके दो डेटा को आइडेंटिफाई किया है। अब ये दो डेटा किस चीज का है, वो देखो बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और मैथ का। ठीक है, एक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स और वाई फॉर मैथ दिया है। पेयर हमेशा एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें इसे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैट और मैथ में स्टूडेंट्स लोगों को कितना मार्क्स मिला है उससे हमें एक टेबल जनरेट करना है। नॉर्मली हम लोगों को अगर टेबल जनरेट करने बोले मार्क्स का, अगर हमें एक ही सब्जेक्ट का बोले तो हम लोग एक्स लिख देते हैं, सब्जेक्ट का जो भी नंबर आया है एफ लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोगों को ये नंबर मिला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक्स भी है एक वाई भी है, मतलब दो सब्जेक्ट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल दिया स्पेसिफिकली, टेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन हमें लेना है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन का मतलब ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये देखो यहाँ पर बोला है द फर्स्ट क्लास इंटरवल बीइंग 0 to 4। ठीक है, हमें बता दिया है 0 से 4 ऐसे करके हमें अपना क्लास इंटरवल स्टार्ट करना है। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ओवरलैपिंग है, तो इसके बाद वाला हो जाएगा 4 to 8 होना चाहिए, उसके बाद हो जाएगा 8 to 12, उसके बाद हो जाएगा 12 to यहाँ पर 16। ठीक है, अब हमें कितने तक लिखना चाहिए, जितना हमारा हाईएस्ट वैल्यू है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है ये देखते हैं, 17 अभी तक मुझे दिख रहा है, यहाँ पर 18। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू अभी तक तो मुझे 18 दिखा, अच्छा 19 भी दिख रहा है, 19 दिख रहा है। और देखते हैं, और तो मुझे हाईएस्ट 19 ही दिख रहा है। देखो 2 डिजिट में 19 ही हाईएस्ट दिख रहा है, 2 डिजिट ही है, 3 डिजिट तो है भी नहीं। तो 19 मुझे दिख रहा है और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये 16, फिर उसके बाद 16 से लेकर 20 इतना तक हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं देखो क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। ये देखो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। अब देखो एक चीज इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है एज वेल एज इधर भी लिखा हुआ है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम लोग के पास दो वेरिएबल है। ठीक है, ये हम समझा रहे हैं, ऐसा कुछ करने नहीं देगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये स्टैट का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैथ्स का मार्क्स का है। क्या हम लोग मैथ को इधर और स्टैट को इधर ऑपोजिट लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली एक्स का डेटा इधर लिखा जाता है, वाई का डेटा इधर लिखा जाता है, इसीलिए क्योंकि एक्स पहले स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमें टेबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स कॉलम एक एफ कॉलम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम। लेकिन यहाँ पर है कि दो वेरिएबल्स है, तो ये हो गया फॉर एक्स वेरिएबल्स के लिए, ये हो गया क्लास इंटरवल फॉर वाई वेरिएबल्स के लिए। अगर एक ही वेरिएबल होता तो हम लोग ये ऐसे लिखे हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते, बट ये इसके साथ साथ एक्स तो रहेगा ही रहेगा। देखो एक्स जैसे रहता है वैसे ही है, वाई को ऊपर ऐड कर देना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब अगर एक स्टैट माना है तो एक्स को इधर लिखो, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इसीलिए एक्स इधर लिखो। और यहाँ पर जो है इसके आगे यहाँ पर ऐसे कर दो, मतलब ये ऐसे क्रॉस लगा के समझाने के लिए, टेबल का प्रेजेंटेशन के लिए वाई लिख के इधर वाई का जो है क्लास इंटरवल लिख दिया। ठीक है, और वाई के लिए माना गया है मैथ्स और एक्स के लिए माना गया है क्या बोलते हैं उसे, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कैसे होगा वो भी हम बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर
0 से 4 का मतलब है हमें उन स्टूडेंट का यहाँ पर जो है नाम लिख मतलब नंबर यहाँ पर टैली मार्क्स दिखाना है जिनको स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 के अंदर जो है नंबर मिला है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 के अंदर जिन्हें नंबर मिला है, तो देखते हैं 0 से 4 स्टैटिस्टिक्स में किनको मिला है। तो ये 15 है। 0 से 4 मतलब 4 जो है मतलब 0 से लेके 3.999 तक। ठीक है, ओवरलैपिंग में तो ऐसे ही होता है ना, 4 जो है नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, 4 to 8 में 4 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3.99 तक कंसीडर होगा। ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है, क्योंकि 0 to 4 4 का 8 4 से 8, तो 4 यहाँ लेना है कि यहाँ, तो 4 ऑब्वियसली हमें सेकेंड वाले क्लास इंटरवल में लेना होता है। ये हम बेसिक क्लास में बोले हैं। ठीक है, अगर किसी ने बेसिक क्लास जो है मिस हुआ है तो बाद में करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने क्लास शेयर किया है तो थोड़ा देखो, और ये अभी हम बता देते हैं, इतना समझो हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी इस पे ज्यादा डिस्कशन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इतना समझो कि ओवरलैपिंग है तो हमें यहाँ तक ही लेना पड़ेगा, 4 हमारा नेक्स्ट वाले में ही जाता है। तो 3.99, तो ये सब स्टैट है, ये सब तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सब कुछ, ये 1 एक स्टूडेंट मिल गया। ठीक है, एक स्टूडेंट, एक 1 मिला। अच्छा, उसके बाद ऐसा कोई, हाँ 2 जिसे मिला है अगेन, और एक स्टूडेंट हो गया, 2 स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखो 3 और एक। ठीक है, अच्छा बस, तो टोटल 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्टैट में 0 से 4 के अंदर नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो अब देखो उसको कैसे पुट किया गया होगा। टोटल 4 स्टूडेंट है, पता चल गया। तो ये देखो टोटल 4 स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 मिला है, टोटल हम लोग का 4 स्टूडेंट है। ये देखो यहाँ पर टोटल 4 दिख रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पर टोटल 4 दिख रहा है, 0 से 4 के अंदर टोटल 4 हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से ना हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ देखो यहाँ पर ऐसे भी पुट कर रहा है, ये जो है ना, ये 111 जो दिख रहा है ना, ये हमें दिख रहा है कि मैथ्स में जिनका 0 से 4 आया है वो कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से पुट किया गया है। तो यहाँ पर 0 से 4 4 to 8 ये तुम लोग को ढूंढ के करना पड़ेगा एक एक करके। अभी हम टेबल का ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम लोग खुद से भी पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो हम ऐसे पुट करना चाहिए, ऐसे ढूंढ के नहीं। जैसे देखो 15 मुझे कहाँ लिखना चाहिए, 15 स्टैट में किसको मिला है। तुम लोग अगर घर पे इस टेबल को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। तो 15 क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का था तो 12 से 16 के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखो स्टैटिस्टिक्स में मिला है 12 से 16 के अंदर। ठीक है, और मैथ्स में कितना मिला है वो भी देखना पड़ेगा। ये देखो, जिसे 15 मिला है उसे मैथ्स में 13 मिला है। ठीक है, उसे मैथ्स में 13 मिला है, यानी 12 से 16 और मैथ्स में जो है 13 भी 12 से 16 के अंदर आएगा। मतलब यहाँ पर जो है स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स में ये जो टैली मार्क्स है इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो 12 से 16 के अंदर और 12 से 16 के अंदर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रोक लगेगा। तो दोनों को कंबाइन करके हमें यहाँ पर स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने टोटल में 4 दिखा है। तुम लोग जब उसको पुट करोगे तो दोनों चीजों को ध्यान में रख के पुट करना पड़ेगा। तुम लोग चाहो तो उस टेबल को एक बार घर पे कर सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका जैसे मैंने बताया। और एक बता देते हैं, लाइक ये 10 11 को हमें पुट करना है। ठीक है, 10 स्टैट में और 11 जो है मैथ्स में। ये देखो 10 11 को हमें पुट करना है, उसके बाद 17 15 हम 2 बता देते हैं तो तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। 10 11 और 17 15। अच्छा, पहला हमेशा स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा मैथ्स है। ठीक है, तो 10 स्टैटिस्टिक्स में यानी 10 यानी इसमें आ जाएगा, और 11 मैथ्स में यानी इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें आएगा, 8 to 12 में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रोक यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और जिसको 17 और 15 मिला है, ऐसा स्टूडेंट जिसको स्टैट में 17 मिला है यानी वो इसमें आएगा, और मैथ में 15 मिला है यानी इसमें आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का ये मैथ में लगा है, तो मैथ में यहाँ पर 17 आ रहा है तो ये इसमें आ जाएगा, और मैथ में मिला है 15 यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैथ में मिला है 15 यानी यहाँ पर आएगा, और इसमें आएगा तो 16 20 को भी कवर कर लेगा। ये देखो ये वाला। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे करके तुम लोग पुट करके देखोगे तो टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर टेबल बनाना हमारा मेन मोटो नहीं है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है। देखो, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल across the variables full range of values, number of marginal distribution in bivariate data is 2। मतलब यहाँ पर देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा कि अगर हम लोग किसी भी
अगर जैसे देखो हम लोग के पास दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक वेरिएबल मतलब या तो स्टैटिस्टिक्स का कर लो या तो मैथ्स का कर लो, ठीक है। अगर हम लोग सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बना देते, सीधा बात है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर सेपरेटली दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, ये एक्स हो गया, ठीक है, उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हमें दिखाना पड़ेगा। मतलब सीधा बात है, जैसे देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20, और इससे इसका रिलेटेड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, दैट इज ये वाला 4, 12, 14, 11, 9, ये हो गया, ठीक है। 4, 12, 14, 11, 9। तो ये हम लोग का ये एक टेबल मैंने बना लिया, सेपरेट कर लिया। और जो है मैथ्स का हम अलग बना लेते हैं, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। मैथ्स का फ्रीक्वेंसी ये रहा 3, 8, 15, 14, 10, ठीक है। 3, 8, 15, 14, 10। तो मैंने क्या किया, दोनों बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को सेपरेटली बना लिया, ठीक है। सेपरेटली अगर बना लेते हैं तो उसे बोला जाता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर बना हुआ है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ये देखो स्टैटिस्टिक्स का मैंने यहाँ बनाया है। अगर हमें बोले मैथ का बनाओ तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन समझो, ऐसा आएगा कि एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो मैंने अभी भी बताया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेटली दो अलग अलग टेबल में उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाना। तो एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, बताओ। मैंने लिखवाया हुआ है लेकिन कॉपी नहीं देख के तुम लोग बताओ कि एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने सारे हो सकते हैं एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के, बोल सकते हो? बोलो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो मैंने बताया। हाँ बोलो। तो दो, करेक्ट। दो होगा ना। अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंबाइनली दिखा रहे हैं। अगर उसे सेपरेटली दिखाएंगे वही होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाइवेरिएट डेटा। अगर मेरा डेटा ही बाइवेरिएट है, यानी एक्स रिलेटेड एक वाई रिलेटेड, तो एक्स अलग होगा वाई अलग होगा तो दो आ जाएगा। तो वही मैंने लिखवाया है कि मार्जिनल, देखो ये क्या है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, ठीक है, या तो एक्स का या तो वाई का, अक्रॉस द वेरिएबल्स फुल रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब जितने भी फुल रेंज ऑफ वैल्यूज से ये टेबल बने हुए हैं इसे सेपरेट कर देना। तो एक एक दो होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास अगर बाइवेरिएट डेटा है तो दो ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंबाइनली बने होंगे। अगर उसे सेपरेटली दिखाना है दैट इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दो हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो कंडीशन के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसे मान लो हम पहले ही बता देते कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे मैंने बोल दिया कि स्टैटिस्टिक्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, वो सारे स्टूडेंट्स का जो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ जिनको मैथ्स में 0 से 4 के अंदर मार्क्स मिला है, ठीक है। मेरा बात समझो, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, मतलब ये तो हमें लिखना ही है, लेकिन उन सब स्टूडेंट का दिखाओ जिनको मार्क्स जो है 0 to 4 के अंदर मिला है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये वाला पिक कर लेंगे, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ठीक है। कंडीशन क्या है, हमें उन सब स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स जिन्हें सॉरी हमें उन सारे स्टूडेंट का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखना है जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला है, ठीक है, 0 से 4 के अंदर। तो ऐसे लिखेंगे 1, 1, 1, यहां से देख के तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ लैंग्वेज मिल जाएगा, ठीक है।
ये देखो, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12, मतलब मैथ्स में जिन्हें 8 to 12 के अंदर नंबर मिला है उनका स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। तो कैसे दिखाया जाए? क्लास इंटरवल तो हमारा कांस्टेंट है, मैथ्स के लिए भी जो है, स्टैट के लिए भी वही है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। लेकिन यहाँ पर कितना लिखेंगे, क्वेश्चन ये होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन क्या दिया है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। क्या, किस चीज का? मार्क्स का। किस सब्जेक्ट का? स्टैटिस्टिक्स का। उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है, ठीक है। तो मैथ्स में 8 to 12 जो है वो कौन कौन से कितने सारे स्टूडेंट को मिला है? मैथ्स में 8 to 12 मिला है इतने सारे स्टूडेंट को। ये देखो मैथ्स का 8 to 12 वाला टेबल, यानी 2 5 4 3 1। अब चेक करते हैं 2 5 4 3 1। ये देखो 2 5, ये मार्जिनल वाला है यहाँ पर। ये देखो 2 5 4 3 1, मतलब हम लोगों ने क्या किया? स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाया है, लेकिन उन सारे स्टूडेंट का दिखाया है जिनको, मतलब ये वो सारे स्टूडेंट है जिनको मैथ्स में 2 5 4 3, जिनको मैथ्स में 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, सॉरी 8 to 12 के अंदर नंबर मिला है। मैथ्स में जिनको 8 to 12 के अंदर मिला है, स्टैटिस्टिक्स में ऐसे मिला है, मतलब 0 से 4 के अंदर स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स मिला है 2 बच्चे को, 4 से 8 में 5, 8 से 12 4, 12 से 16 3, 16 से 20 1। और ये अगर दूसरे तरह से देखें, ये स्टैट की तरह से मैंने रीड कर दिया, और अगर मैथ्स की तरह से रीड करें तो जिनको 8 से 12 के अंदर मैथ्स में मार्क्स मिला ये उनका है, ठीक है। मतलब कंडीशन ये है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ जिनको मैथ्स में 8 to 12 के अंदर मार्क्स मिला है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है। तो हम पहले लिखवा देते हैं, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, it is frequency distribution of one variable x or y across a particular subpopulation of the other variable. Number of conditional distribution इक्वल टू, अच्छा तुम लोग मुझे बताओ कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ तो एक ही दिया था कि कितना सारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोगों को ऐसा कंडीशन दिया जा सकता है, उन सारे स्टूडेंट का स्टैट का मार्क्स बताओ जिन्हें मैथ्स में 0 to 4 मिला, या फिर उनका स्टैटिस्टिकल उनका जो है स्टैट का मार्क्स बताओ जिनको मैथ्स में 4 से 8 मिला, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला, या जिनको मैथ्स में 12 to 16 मिला, या फिर जिनको मैथ्स में 16 to 20 मिला। यानी मैथ्स का कितना सारा कंडीशन दिया जा सकता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कंडीशन दिया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग मैथ्स को कांस्टेंट रख के स्टैट का कंडीशन लेते हैं तो कितना सारा कंडीशन हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे? 10, 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर टेबल में, हम लोग को पता है टेबल कैसे बनता है, कॉलम और रो से, ठीक है। जैसे देखो ये मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे करके मैंने बनाया, ठीक है। तो कितने सारे कॉलम है? 1 2 3 4, ठीक है। और रो कितना है? 1 2 3। रो मतलब ऐसे रीड करेंगे तो रो होता है, ऐसे रीड करेंगे तो कॉलम होता है, ठीक है। ऐसे रीड करोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके चेक करोगे तो ये एक एक क्या है? कॉलम है। ये देखो ये एक एक कॉलम है, ठीक है, ये एक एक कॉलम है। और अगर ऐसे देखेंगे तो ये एक एक क्या हो जाता है? रो हो जाता है। तो ये ऐसे करके रो हो जाएगा, ठीक है। तो जितने सारे कॉलम है और जितने सारे रो है उसका टोटल होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर 5 था तो 5 + 5 10 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल टू m + n, ठीक है। m का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम, या फिर नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, समझने में आसानी रहेगा, ऑफ x, और n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ y,
या फिर इसको कॉलम रो के तरह भी लिख सकते हैं। m का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रो और इसका हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ, यानी जितने सारे क्लास इंटरवल होंगे उसका टोटल। ठीक है, मतलब क्लास इंटरवल फॉर एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल फॉर वाई डिस्ट्रीब्यूशन, उतने ही सारे कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन इस पे बेस्ड होगा, एक इस पे बेस्ड होगा, एक इस पे बेस्ड होगा, इस तरीके से अलग अलग कंडीशन पे जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मार्जिनल और जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल है, अगर हम लोग बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, एक्स का एक और वाई का एक, तो हम लोग का वो हो जाता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो बाइनरी डेटा का हमेशा दो ही हो सकता है, उससे कम भी नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। रीजन क्या है, बाइनरी मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन किया है, दोनों को अलग अलग कर देना। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं बाइनरी फ्रीक्वेंसी को, चाहो तो ऐसे भी लिख लो कि अगर हम लोग इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो फिर उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चाहो तो इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया अगर हम लोग बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जहां पर हम लोग एक वेरिएबल को लेंगे क्लास इंटरवल से दूसरे वेरिएबल के कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हो जाता है हम लोग का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल अक्रॉस ए पर्टिकुलर सब पॉपुलेशन ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, मतलब दूसरे वेरिएबल के कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब पॉपुलेशन मतलब उससे रिलेटेड जो बाकी डेटा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड जो बाकी डेटा है उससे हमें लेना है। तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जितने सारे कॉलम या रो या फिर जितने सारे क्लास इंटरवल रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, अभी तक देखो हम लोग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग कोरिलेशन जो है नहीं पढ़े। मैंने कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन जरूर दिया, लेकिन अभी तक हमें कोरिलेशन का डेफिनेशन कुछ भी नहीं मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन। ठीक है, अब कोरिलेशन देखो क्या होता है। कोरिलेशन, while studying two variables at the same time, if it is found that the change of one वेरिएबल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही वाला पॉइंट लिखा है, लीड्स टू चेंज इन अदर वेरिएबल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इनवर्सली, then we can say two variables are co-related। अगर हम लोग दो वेरिएबल को लेके स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आज स्टार्टिंग में ही मैंने यही बोला, देखो जैसे कि प्राइस, डिमांड, सप्लाई। ठीक है, व्हाइल स्टडीइंग टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज ऑफ वन वेरिएबल, स्टडीइंग का मतलब यहाँ पर होता है कि चीजों को लेके रिसर्च करना। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं कि क्या चेंजेस दिख रहा है, अगर एक के लिए दूसरा इम्पैक्ट होता है दूसरे वेरिएबल्स का, ठीक है, अब वो इम्पैक्ट चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली या इनवर्सली कैसे भी क्यों ना हो, तो हम लोग बोलेंगे दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। ठीक है, अब रिलेशन दो तरीके का हो सकता है, पहले भी मैंने बोला पॉजिटिव कोरिलेशन और होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक अगर इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर टू वेरिएबल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन भी होता है, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब कांस्टेंट है, इफ नो चेंज, इफ नो चेंज मतलब दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक के लिए दूसरा चेंज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिवली ना तो नेगेटिवली ना तो कुछ और तरीके से, तो हम लोग बोलेंगे नो कोरिलेशन। ठीक है, इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर, ड्यू टू ईच अदर। तो ये बात मैंने आज स्टार्टिंग में ही बोला, लेकिन एक बार लिखवा दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि याद रह जाए तुम लोग को इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव और हम लोग का नो कोरिलेशन भी हो सकता है, मतलब हम लोग ऐसा दो वेरिएबल्स को लेकर स्टडी करें जिसका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अच्छा, अब हमें मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन देखा, अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, क्या मेजर करना पड़ेगा यहाँ पर हमें? जैसे हर जगह पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या मेजर करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें मेजर करना पड़ेगा, पहला बात है नेचर। ठीक है, नेचर मेजर करना पड़ेगा वेरिएबल्स का। दूसरा हम लोग क्या मेजर करेंगे? रिलेटिव स्ट्रेंथ। तीसरा वैल्यू, बताते हैं क्या है। नेचर का मतलब, नेचर का मतलब है कि पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है। नेचर का मतलब हमें फाइंड आउट करना होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कांस्टेंट। ठीक है, क्या चेंजेस है ये फाइंड आउट करने को बोला जाता है, नेचर को फाइंड आउट करना। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब देखो लास्ट जो हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कंप्लीट किया, वहां पर हम लोगों ने रिलेटिव जो लैंग्वेज है वो पढ़ा, वो यूज होता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है, यानी हमें पता चल गया कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव है या कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर या फिर मतलब वीक है। ठीक है, मतलब जिसे यहाँ पर लैंग्वेज में हाई या लो बोल सकते हैं, मतलब रिलेशन पॉजिटिव है तो हाई पॉजिटिव है कि लो पॉजिटिव है, हाई नेगेटिव है कि लो नेगेटिव है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैल्यू का मतलब हो गया कि हमें न्यूमेरिकल्स में अगर डेटा मिल जाए, जो कि सबसे अच्छा होता है समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ तो फॉर्मूला होगा जिससे हम लोग वैल्यू को भी फाइंड आउट कर पाएंगे कोरिलेशन में। ठीक है, तो कोरिलेशन में फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? दो वेरिएबल्स में जो रिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव है भी तो जैसे मान लो दो अच्छे दोस्त है, ठीक है, मतलब दोनों का जो है थिंकिंग वगैरह मैच होता है, लेकिन कितने अच्छे, क्या बेस्ट फ्रेंड है, मतलब एक बेस्ट फ्रेंड वाला बात भी तो होता है ना, वही हाई है लो है कैसा है, वही हमें फाइंड आउट करना होगा, और उसके साथ साथ वैल्यूज भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमें क्या क्या मेथड्स जो है अप्लाई करने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेथड्स हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेथड का जरूरत होगा, तो मेथड का नाम हम लिखवाते हैं। देखो मेथड क्या क्या है। पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। थर्ड है स्पेयरमैन, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये चार मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि ये बेस्ट माना गया है। ठीक है, जैसे अगर तुम लोग देखोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेस्ट होता है एरिथमेटिक मीन। ठीक है,
अच्छा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों ने देखा बेस्ड होता है हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन, और वैसे ही यहाँ पर जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये बेस्ड होता है। अच्छा, ये कार्ल पियर्सन जो है, ये नाम जो है, ये जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया उनके नाम पे है, ठीक है, पियर्सन का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन। स्पेयरमैन भी जो है जिन्होंने बनाया उनके नाम पे है। और बाकी अगर देखोगे तो ये हम लोग का नॉर्मल लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है, तो कॉन्करेंट डेविएशन जो होता है उसके बेसिस पे, तो जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे तब बताएंगे क्यों ऐसा नाम रखा गया है। ये दो है उन पर्सन्स का नाम है जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है। और पहला वाला तो मतलब नाम से समझ में आ रहा है, स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है, मतलब डायग्राम के थ्रू से हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज स्कैटर्ड डायग्राम। अच्छा, हम सबसे पहले डायग्राम वाला बताते हैं। इसके नीचे नीचे ना मतलब जो कि मतलब ये लिख देंगे, ये पेज हम थोड़ा सा रख रहे हैं, मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स जो है यहाँ पर पॉइंट करके लिख देंगे, इसलिए हम पेज में जगह रख रहे हैं। अगर तुम लोग का ऐसा कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कितना जगह रखना है नहीं रखना है, छोड़ो कोई बात नहीं, स्कैटर्ड डायग्राम के नीचे लिख देना इसका बेनिफिट और मतलब इसका ड्रॉबैक्स हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले स्कैटर्ड डायग्राम। तो देखो स्कैटर्ड डायग्राम जो है वो कितने तरीके का हो सकता है, तो ये देखो अगर हम लोग ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी जो है डायग्राम देखे होंगे, तो डायग्राम कैसे हो सकता है, एक हम लोग का जो है अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, डायग्राम का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, जैसा डेटा प्लॉट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग के पास ऐसा डेटा था कि हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे, ऐसे बन रहा है हम लोग का डायग्राम, अपवर्ड है और एकदम एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो अपवर्ड होने से नॉर्मली पॉजिटिव होता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव बोलेंगे। अच्छा, और अगर ऐसा हो रहा है, अपवर्ड तो है लेकिन जो पॉइंट्स है वो परफेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, ठीक है, ये जैसे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बना रहा है वैसा नहीं हो रहा है, पॉइंट्स जो है कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है, लेकिन पास पास है, ठीक है, ऐसा लाइन बना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव क्यों है, जब भी अपवर्ड होगा समझ लो तब भी हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, अपवर्ड जब भी होगा तो हम लोग का पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग का यही डायग्राम को प्लॉट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था, ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये देखो प्राइस, यहाँ पर अगर हम प्राइस लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है, ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ पर है 2 1, और डिमांड देखो 10 8, मतलब 6 7 4 से है, मतलब 1, ऐसे लिख लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है, तो या फिर ऐसे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, फिर यहाँ पर लिख लिया मैंने 4, यहाँ 6 लिख लिया, 8 लिख लिया, यहाँ 10 लिख लिया। तो जब प्राइस 1 है तो डिमांड 10 है, मतलब ये यहाँ पर होगा, ठीक है, जब प्राइस 2 है तो डिमांड 8 है, तो प्राइस 2 है तो डिमांड 8 है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस 3 है तो डिमांड हम लोग का 4 है, मतलब ये ऐसे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का ऊपर की तरफ भी हो सकता है, तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का एकदम डेटा देखो ऐसे बन रहा है, ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए स्कैटर्ड डायग्राम पे, मेन तो हमारा कार्ल पियर्सन है, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो अगर हम लोग का जो डायग्राम है उससे जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स जो है अपने साथ जो है पास पास है, ठीक है। तो इसे हम लोग पॉजिटिव तो बोलेंगे बिकॉज अपवर्ड है, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, अपवर्ड है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलेंगे। और क्या हो सकता है, और देखो जैसे हम लोग का ऐसा डायग्राम है, ऐसे दूर दूर में जो है पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन अपवर्ड है, दूर दूर में पॉइंट्स है लेकिन अपवर्ड है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, मेरा ये डायग्राम थोड़ा सा हम ठीक से करते हुए ऐसा, ये बाकी पॉइंट काफी दूर दूर है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वीक पॉजिटिव, ठीक है, वीक पॉजिटिव।
अब तुम लोग अपने कॉपी में थोड़ा सा ठीक से कर लो, यहाँ नहीं दिख रहा है। मतलब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड, देखो मैंने तीनों अपवर्ड पे दिया है, मतलब पॉजिटिव पे दिया है। परफेक्ट कब, जब एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रॉन्ग कब, जब स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है लेकिन पॉइंट्स जो है उसमें ज्यादा दूरी नहीं है, काफी पास पास है। और वीक पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा जब यहाँ पर पॉइंट्स अपवर्ड तो है लेकिन जो है काफी दूर दूर है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर नेगेटिव का भी देखेंगे। नेगेटिव का मतलब जब डाउनवर्ड होगा, ठीक है, जब हम लोग का डाउनवर्ड होगा, जैसे यहाँ पर ऐसा अगर हम लोग का डायग्राम बन रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव, जैसे अभी हम उस डेटा से प्लॉट करके दिखा रहे थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का डाउनवर्ड तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, पास पास डेटा जो है ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड, मतलब अगर हम लोग ड्रॉ को ध्यान से देखें तो ये डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा हम लोग का स्ट्रॉन्ग, इसे हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। अच्छा, और अगर हम लोग का डायग्राम ऐसे है, मतलब वही डाउनवर्ड तो है ही, डाउनवर्ड है लेकिन बहुत दूर दूर पे डेटा है, जैसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन ऐसे, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वीक वीक नेगेटिव, वीक नेगेटिव। और अगर ऐसा डायग्राम है कि हमें रिलेशन समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअली अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो ऐसा है, ऐसे पॉइंट्स चारों तरफ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, देखो ये मैंने जो भी डायग्राम बनाया ना, इसको देखने से समझ में आ रहा है, देखो ये ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मैंने काफी ज्यादा थोड़ा दूर दूर हो गया, थोड़ा सा अगर इसको हम दिखा देंगे अभी मैट में जहां किया हुआ है तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मेरा ड्रॉ जो है पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, ये अपवर्ड के साइड है, ये डाउनवर्ड, ये तो दिख ही रहा है, ये भी डाउनवर्ड, लेकिन इसका नहीं समझ में आ रहा है अपवर्ड है डाउनवर्ड है क्या है। इस तरीके से अगर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। अब हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर अगर मेरा ड्रॉ जो है क्लियरली दिख रहा होगा, देखो ये ऐसे कर दिए ना, अब दिख रहा होगा, वो मैंने जो है जूम आउट कर रखा था, ऐसे में देखो दिखेगा तुम लोग को, ये नीचे ये जो है ऐसा है, ऐसा ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो मैट में भी किया हुआ है, यहाँ तो प्रिंट किया हुआ है तो अच्छे से दिखेगा तुम लोग को, ये देखो पॉजिटिव अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव परफेक्ट है, ये जो है ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगा। देखते कैसा इन्होंने ड्रॉ किया, ये देखो ये नेगेटिव नीचे की तरफ, ये परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो इसमें कुछ रिलेशन पता ही नहीं चल रहा है, इसमें भी कुछ रिलेशन पता है। रिलेशन का मतलब या तो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ उतना ज्यादा किया हुआ नहीं है लेकिन मैंने बता दिया, ये चारों तरीके का हमें जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अब स्कैटर डायग्राम से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे हम लोगों ने बोला था कि हम लोग मेजरमेंट क्या क्या कर सकते हैं, नेचर, रिलेटिव स्ट्रेंथ और वैल्यू। तो नेचर तो पता चल रहा है, देखो पर मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं इसके नीचे कि हमें क्या क्या पता चला। तो यहाँ पर लिखो इट हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर, क्योंकि नेचर हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसे कि मैंने बोला अपवर्ड हुआ तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हुआ तो नेगेटिव। नेचर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो कैसे पता चलेगा, ये देखो मैंने बोला ना परफेक्ट स्ट्रॉन्ग वीक, ये बताता है कि क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हाई लो, ठीक है, हाई है लो है, तो उसको मैंने स्ट्रॉन्ग वीक इस तरीके से नाम दिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर कोरिलेशन ऑल्सो।
लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरीके के रिलेशन के लिए ये सब, ये तो बेस्ट है, इस तरीके के रिलेशन को तो ये फाइंड आउट कर ही लेगा। नॉन लीनियर, जो कि बेसिकली हमें नॉन लीनियर के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, जस्ट हमें पता रहना चाहिए कि नॉन लीनियर कोरिलेशन को भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन लीनियर का मतलब जहां पर एक्स का स्क्वायर वगैरह भी आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पैराबोला हाइपैराबोला पे यूज होता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब लाइन ड्रॉ करने में। इस और हाइपैराबोला, पैराबोला का मतलब होता है ऐसा, अगर तुम लोग कभी ये टर्म्स वगैरह सुने होंगे, ठीक है। अगर किसी का 11-12 मैथ्स है तो पैराबोला हाइपैराबोला अगर किए हो, प्योर मैथ्स है तो मतलब और भी अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा हमें इसमें जरूरत नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे कर्विक होता है ना, तो उसमें भी ये जो है फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। मतलब लाइन कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं ये कर्विक नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट इधर उधर है। तो अगर हम लोग का जो है पैराबोला हाइपरबोला इस तरीके का रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, तो यानी कि नॉन लीनियर के लिए भी ये फाइंड आउट करने में जो है केपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ये वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाता है, ये इसका ड्रॉबैक है। इट कांट यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू। यहाँ पर मैंने जो है बेनिफिट और जो मतलब ड्रॉबैक दोनों ही लिखवा दिया, ठीक है। ये दोनों जो है हम लोग का बेनिफिट है कि ये हमें नेचर भी फाइंड आउट करके देता है, स्ट्रेंथ भी, रिलेटिव रिलेशन का स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करके देता है। ये नॉन लीनियर कोरिलेशन के लिए भी यूजफुल है, बस ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाता है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये सिर्फ डायग्राम बनाएगा, इससे हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलता है। और इसका और एक ड्रॉबैक ये है, क्योंकि डायग्राम बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो मेथड है ये टाइम ज्यादा ले लेता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये दोनों हम लोग का ड्रॉबैक है, ये तो पढ़ने से ही समझ जाओगे ना, ड्रॉबैक है। यहाँ पर ये वाले कलर मैंने लगा दिए, ठीक है। ये वाले कलर से हम लोग ड्रॉबैक लिखेंगे, तुम लोग लिख लो, वैसे पढ़ने से भी समझ जाओगे ना। ये दोनों एडवांटेज दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ड्रॉबैक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या क्या बेनिफिट है वो लिखवा देते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे। इसका बेनिफिट ये है, इट इज यूनिटलेस वैल्यू, ठीक है, यूनिटलेस वैल्यू। ये यूनिटलेस वैल्यू हमें देगा, ये इसका मतलब वैल्यू देगा, सीधा बात है, ये हमें वैल्यू देगा, वो भी यूनिटलेस देगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं रहेगा। सेकंड लिखेंगे, ये जो है, इट कैन फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ एक्यूरेटली, इसीलिए इसे बेस्ट माना गया है, ठीक है, एक्यूरेटली। ये नेचर एज वेल एज, नेचर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके साथ साथ कितना मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है वीक है रिलेशन, वो भी फाइंड आउट कर लेता है एक्यूरेटली, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है, स्मॉल आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका ड्रॉबैक कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है, अभी इतना ही लिखो, और इसमें कुछ लिखवाएंगे भी नहीं, हमें ये इतना ही याद रखना है। तो ये यूनिटलेस वैल्यू देगा, ठीक है, ये हमें नेचर भी बताएगा, एज वेल एज इसका रिलेशन का स्ट्रेंथ भी बता देगा, और वैल्यू भी बता देगा, क्योंकि यूनिटलेस वैल्यू देगा तो ऑब्वियसली वैल्यू तो बता ही रहा है। और इसे हम लोग आर ऑफ एक्स वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में बताते हैं, जैसे स्कैटर्ड डायग्राम के बारे में बताया यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू से बताते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया -1, यहाँ पर एक पॉइंट देके मैंने लिख दिया +1, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मिडिल में पॉइंट देके मैंने लिख दिया 0। अच्छा, ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको फिलअप कर लो इसे।
समझने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ये 0 पॉइंट है, ठीक है, यहां से अगर +1 तक जाते हैं, यहां से +1 तक जाते हैं, तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव साइड है। ठीक है, अच्छा और इधर से अगर इधर आएंगे 0 से -1 तक आएंगे, तो ये हमें क्या देगा, नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि नेगेटिव साइड है। ठीक है, और हम लोग का जो RXY है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, +1 से -1 के अंदर जाएगा, ना तो +1 से ज्यादा होगा ना तो -1 से ज्यादा होगा। ठीक है, +1 से -1 के अंदर रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ दिस वैल्यूज। ठीक है, मतलब +1 से -1, बिटवीन +1 एंड -1 सिर्फ नहीं, बिटवीन +1 एंड -1 एंड इंक्लूसिव +1 -1। ठीक है, +1 से -1 के अंदर जो वैल्यू रहेगा, ये हम RXY का डायग्राम बना रहे हैं। RXY यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी इसे बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो है यहाँ पर ये 0, ये +1, ये -1, R का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, RXY का वैल्यू ये देखो, ऐसे चाहो तो रेंज को लिख लो, RXY ऐसा होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू, मतलब RXY ग्रेटर देन, नहीं RXY रेंज को ऐसे लिखना पड़ेगा, -1 लेस देन इक्वल टू RXY लेस देन इक्वल टू 1, मतलब RXY 1 या 1 से कम होगा, +1 या +1 या 1 से कम होगा। और इधर से अगर देखें तो RXY जो है -1 या -1 से ज्यादा होगा। तो वही देखो, RXY -1 या -1 से ज्यादा हो सकता है, जैसे ही इधर आएगा तो -1 से ज्यादा हो जाएगा, -1 से फिर ये 0, 0 से फिर 1, और RXY का वैल्यू और क्या हो सकता है, +1 या उससे कम, +1 या उससे कम हो सकता है, मतलब इस रेंज में घूमता रहेगा, यहां से लेके यहां तक घूमेगा। ठीक है, और ये +1 -1 भी एक्यूरेटली हो सकता है। अगर +1 हुआ तो इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, और अगर -1 हुआ वैल्यू तो इसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, तो RXY का वैल्यू +1 और -1 के साथ साथ इसके बीच में होगा, मतलब रेंज जो है +1 और -1 के बीच में रहेगा, और मैक्स टू मैक्स +1 और मैक्स टू मैक्स -1 तक जा सकता है। अगर +1 आया एग्जैक्टली तो परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर एग्जैक्टली -1 आया तो उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अगर 0 हुआ तो नो कोरिलेशन, अगर 0 हुआ तो नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर RXY अगर हमें वैल्यू दे रहा है 0 तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, और RXY अगर हमें +1 वैल्यू दे रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, और अगर +1 नहीं देके कोई भी और पॉजिटिव वैल्यू हमें देता है तो हम लोग बोलेंगे कि, अगर देखो वैल्यू +1 के इधर आता है तो हम लोग इसे बोलेंगे हाईली पॉजिटिव। ठीक है, हाई। ठीक है, और अगर वैल्यू हम लोग का इधर आ जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे लो। जैसे मान लो RXY का वैल्यू ऐसे आ गया 0.98, मतलब ये हाई हो गया। ठीक है, हाई पॉजिटिव हो गया। और अगर मान लो RXY का वैल्यू ऐसे आ रहा है, मतलब बहुत ही कम, जैसे 0.01 आ गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लो पॉजिटिव। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं, अगर वैल्यू हम लोग का इधर की तरफ आ जा रहा है तो वो लो पॉजिटिव हो गया, और अगर +1 के पास जा रहा है तो ये हम लोग का हाई पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी सेम बात होगा, अगर इधर आ जा रहा है तो ये हाई हो गया, मतलब -1 तो नहीं है लेकिन उसके काफी आसपास है, लेकिन अगर वैल्यू इधर आ जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे लो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव बहुत ही कम है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, मतलब जा नहीं सकता है, वो तो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ऐसे इधर आ रहा है, इधर की साइड वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे कम नेगेटिव है, लो नेगेटिव, जैसे कम पॉजिटिव है। ठीक है, हाई लो, इस तरीके से +1 होने से परफेक्ट और -1 होने से परफेक्ट पॉजिटिव, +1 होने से और -1 होने से परफेक्ट नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RXY का फॉर्मूला होगा कोवेरियंस, जिसे कॉव बोलते हैं। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, जो कि हम लोग डिस्पर्सन में पढ़े हैं, तो इसीलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बाद ये वाला चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें रिलेट करने में आसानी होता है। अच्छा, अब कोवेरियंस यानी
ये क्या होता है? अच्छा, हम लोग वेरिएंस पढ़े थे, अगर तुम लोग को याद है डिस्पर्सन में हम लोग वेरिएंस पढ़ चुके हैं। वेरिएंस क्या होता था? वेरिएंस का दो फॉर्मूला था। वेरिएंस हम लोग का ऐसा होता था, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यही तो हम लोग एसटी सबसे पहले पढ़े थे। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो देखो हम दिखाते हैं, लास्ट दिन ही हम लोगों ने एसडी जब स्टार्ट किया तो यही वाला पढ़ा। क्वार्टाइल डेविएशन के बाद शायद हम लोगों ने एसडी स्टार्ट किया, देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चंस है, इसी में होना चाहिए, दिखाते हैं। नहीं, इस पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग को मिल जाएगा कॉपी में। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग रूट लगा देते थे तो एसडी हो जाता। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोवेरिएंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग एक ही वेरिएबल को लेके काम करते थे तो इसे बोला जाता था वेरिएंस। ठीक है, और इसका और एक फॉर्मूला भी था जो कि शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था, समेशन एक्स बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, समेशन एक्स स्क्वायर, सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। इसका रूट लग जाता था तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता, तो वो होता था वेरिएंस। ठीक है, अब कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग यहाँ पर देखो, कोवेरिएंस का मतलब होता है जब हम लोग दो वेरिएबल्स का जो है वेरिएंस निकाल रहे हैं तो उसे कोवेरिएंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो डेविएशन यानी जो गैप फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं? कोई एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई में जो गैप है वो फाइंड आउट करते हैं, यानी क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में क्या गैप है, क्या रिलेशन है, वो फाइंड आउट करते हैं। यानी यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल नहीं होगा, मोर देन वन, यानी दो वेरिएबल्स होगा। कोवेरिएंस का मतलब ही है एक्स और वाई दोनों को लेके काम करना, वेरिएंस का मतलब है एक ही वेरिएबल को लेके काम करना, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। ठीक है, तो इसीलिए देखो फॉर्मूले में कोवेरिएंस बोल के यहाँ पर एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है जिसे कॉव बोला जाता है। कॉव लिखा भी जाएगा क्वेश्चन में, कोवेरिएंस कम ही लिखा जाता है, सीओवी लिखा जाता है, पूरा नाम है कोवेरिएंस। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हम समझा रहे, कैसे याद रखोगे इसको? हम लोग अगर इसको हम थोड़ा सा डिराइव कर रहे हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखो, स्क्वायर का मतलब दो बार, ये एलिमेंट दो बार, x माइनस एक्स बार दो बार लिखेंगे तो वो स्क्वायर ही हुआ, डिवाइडेड बाय n। तो इसको हम चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार, क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो एक x के जगह हम लोग क्यों ना एक y लिख दें। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n। मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर ये वाला फॉर्मूला जो है शॉर्टकट वाला, ठीक है, ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जो है इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं, एक्स के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन, माइनस यहाँ पर हो जाएगा समेशन बाई एक्स इंटू एन, फिर यहाँ पर हो जाएगा समेशन एक्स। ठीक है, दो बार हो जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो, ये बेटर रहेगा। इसको हम लोग और एक तरीके से भी तो डिराइव कर सकते हैं ना, ऐसे करके समेशन एक्स बाई एन का मतलब एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बार डॉट एक्स बार। ठीक है, डॉट मतलब पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन बता रहे हैं। देखो तुम लोग को ये सब करने के लिए नहीं देगा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, काफी बड़ा है तो याद रखने में मुश्किल होगा, तो हम ये बता रहे हैं कि हम लोग कोई नया चीज नहीं सीख रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी वेरिएंस सीख के आए हैं। अभी हम लोग उसी वेरिएंस को दो वेरिएबल्स में दिखाएंगे। तो देखो फॉर्मूला का जो है सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल जाता है लेकिन चीज वही है, बस दो वेरिएबल्स पे अप्लाई होगा। तो हम लोग वेरिएंस ऐसे लिखते थे, तो स्क्वायर का मतलब इसी चीज को दो बार लिख दिया, और दो बार लिखने के जगह वेरिएबल दो चेंज कर दिया, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पर अगर शॉर्टकट वाला देखें तो शॉर्टकट में ये फॉर्मूला होता था, उसके जगह अगर हम ये लिख देते हैं और उसके बाद अगर हम लोग एक वेरिएबल्स में y बना लेते हैं, और यहाँ पर हो गया x बार इंटू वाई बार, एक वेरिएबल को मैंने y बार कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आंसर आ गया, ये हम लोग का जो है कोवेरिएंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, और एसडी तो तुम लोग को पता ही है, ये हम लोग का कोवेरिएंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिख देते हैं, तुम लोग को ये वाला याद रखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समझने के बाद याद रखना काफी आसान हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली ये दो फॉर्मूला बता देते तो हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो कोवेरिएंस का मतलब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग के पास दो फॉर्मूला निकल के आया, एक तो ये वाला x माइनस एक्स बार
y माइनस वाई बार। अगर हम डायरेक्टली ये बताते तो तुम लोग को पूरा रटना पड़ता, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे कि वेरिएंस हमारा कैसा था, स्क्वायर था, उसको 2 बार लिखा, उसकी जगह 2 वेरिएबल्स लिखा, तो आसानी से याद हो जाएगा। और एक मैंने तुम लोग को क्या कैलकुलेट करके दिखाया, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। देखो सेम चीज है, ठीक है, बस इसको अलग तरीके से डिराइव किया गया है 2 वेरिएबल्स पे दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 वेरिएबल्स के लिए। कोवेरियंस का मतलब यहाँ पर चाहो तो लिख लो, कोवेरियंस का मतलब एक बार लिख लो यहाँ पर। कोवेरियंस का मतलब इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के अंदर अगर हम लोग गैप फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्पर्सन का मतलब क्या था, डेटा में दूरी कितना है, गैप कितना है। तो अगर 2 वेरिएबल्स के अंदर करते हैं, इसके पहले की वेरिएबल्स पे क्या था जो कि डिस्पर्सन में था, 2 वेरिएबल्स पे करेंगे तो कोवेरियंस, ठीक है। तो वही चीज हो गया, देखो सेम फॉर्मूला है, बस 2 वेरिएबल्स आने पे उसका पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। तो कॉव के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। और स्टैंडर्ड डिवीजन का तो पता ही है तुम लोग को, लास्ट दिन ही हम लोगों ने किया था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर एस डी ऑफ वाई भी लिख देते हैं, रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स वाई बाई एन, या फिर वाई बार लिख सकते हो, एक ही बात है ना। देखो एक्स बार लिख लो या फिर इसके जगह रिप्लेस करके ऐसे लिख दो, मैंने ऐसे, मेरा ये हैबिट है तो हम ये लिखवा देते हैं, कोई कोई ये वाला लिखता है, एक ही बात है। समेशन एक्स बाई एन का मतलब एक्स बार होता है। अब तुम लोग जैसा चाहो लिख सकते हो, एक ही बात है। लेकिन हाँ, मैंने जब क्वेश्चन तुम लोग को करवाया, मैक्सिमम केसेस में मैंने ऐसा लिखना प्रेफर नहीं किया, एक्चुअली वो मेरा हैबिट है तो हम लिख देते, इसका कोई प्रेफरेंस वाला बात नहीं कि क्या लिखे। देखो एक ही बात है, ऐसे लिखो या फिर वैसे लिखो, अब जिसको जो आदत होता है वो लिख लेता है। मेरा ये जल्दी जल्दी में यही लिख देते हैं, वैसे ये बड़ा है लेकिन मुझे आदत है तो हम लिख देते हैं। अगर तुम लोग को भी ऐसा कुछ हैबिट है तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इसका मतलब ये होता है। तो ये मत सोचो कि मैंने कुछ नया बोल दिया, ये और ये सेम चीज है, ठीक है, ये और ये सेम चीज है। एसडी तो हम लोग लास्ट दिन ही सीखे थे, और ये कोवेरियंस जो है इसका फॉर्मूला ये वाला होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, अभी तक जो भी पढ़ा है। ये देखो, बोला है कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। हमें डेटा दे दिया है, एन का वैल्यू दिया है 10, एक्स वाई दे दिया है, एक्स का स्क्वायर दे दिया, वाई का स्क्वायर दे दिया, समेशन एक्स समेशन वाई दे दिया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17.2। अच्छा, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। क्या फाइंड आउट करने बोला है, देखो बोला है कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। जब भी हमें बोलेगा ना, ये देखो, जब भी हमें बोला जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये देखो ये यहीं पर लिखा हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ भी तो लिखा हुआ है, लेकिन ये देने से स्पेयरमैन रैंक बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर कॉन्करेंट डेविएशन बोलेगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट 2 ही जगह पे आएगा, कार्ल पियर्सन और जो है स्पेयरमैन का आएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्चुअली देखो यहाँ जो डेटा गिवन है ना वो कार्ल पियर्सन को ही रिलेट करता है, क्योंकि स्पेयरमैन का जो फॉर्मूला है उस पे ऐसा कुछ नहीं आता है, वो जब करवाएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल ये उसी का डेटा है, हम बताते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है इसके बाद ही दिया हुआ है ना, इसीलिए कुछ ज्यादा बोला नहीं है। और वैसे भी जब तुम लोग सारे मेथड्स पढ़ लोगे तो समझ जाओगे कि जो डेटा गिवन है वो कार्ल पियर्सन रिलेटेड ही है। तो फिलहाल मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्ल पियर्सन से ही कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, तो अभी भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कैसे होगा। देखो यहाँ पर आर एक्स वाई का हो जाता है कॉव एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अब ये यूनिट फ्री क्यों हो रहा है, और एक चीज भी देखो, क्योंकि ये रेशियो है, डिवाइडेड है, तो यहाँ पर और यहाँ का यूनिट जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बोला गया है कि ये यूनिट फ्री मेजरमेंट है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी सीखा। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला हमें लेना चाहिए, क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला फॉलो करें या फिर ये वाला करें, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला करें कि ये वाला फॉर्मूला फॉलो करें, कोई भी एक कर सकते हो, लेकिन हम लोग शॉर्टकट वाला ही करेंगे। देखो ये हम लोग का शॉर्टकट था एसडी में, तो हम लोग यही वाला फॉलो करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस
यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का बार, ठीक है, x बार इंटू y बार, ये हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एस डी का मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। देखो मेरा फिर से आदत है तो मैंने वही वाला लिख लिया। फिर यहाँ पर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाय एन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब डिस्पर्सन का ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ एक साथ काफी सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है ये बोल सकते हो, लेकिन है वही, नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब समेशन एक्स वाई क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाँ है 220, तो यहाँ लिख लेते हैं 220, और एन भी गिवन है, देखो 10, ठीक है, एन 10 गिवन है। अच्छा, एक्स बार का मतलब हो जाएगा समेशन एक्स बाई एन, ठीक है, तो 40 और ये 50 है, तो 40/10, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 40/10। इसीलिए देखो एक्स बार का मतलब भी पता होना चाहिए, समेशन एक्स बाई एन का मतलब ही एक्स बार होता है। अच्छा, अब एक्स वाई बार का मतलब समेशन वाई बाई एन, यानी कि 50/10, ठीक है, 50/10 ये हो गया। अच्छा, अब नीचे का डेटा लिख लेंगे, नीचे में हम लोग का आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, देखो दिया हुआ होगा 200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू समेशन एक्स बाई एन मतलब 40/10 माइनस 40/10 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूट ओवर ऑफ समेशन वाई स्क्वायर कितना है 262, सब दिया हुआ है, जस्ट हमें लिखते जाना है 10। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, तो समेशन वाई बाई एन और उसका होल स्क्वायर, बस हो गया। अब हमें कैलकुलेटर पे कर लेना है, तो ये हो जाएगा 22, ये तो दिख ही रहा है, और यहाँ पर हो गया देखो ये 4 × 5 20 आ जाएगा। अच्छा, ये नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है हम लोग का 20 माइनस ये 0 कैंसिल आउट, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये ओरली हो जा रहा है तो हम कर ले रहे हैं, अगर कैलकुलेटर का जरूरत है तो कैलकुलेटर पे कर लो। अच्छा चलो, कैलकुलेटर का जरूरत हो ही गया, 262 डिवाइडेड बाई 10 26.2 माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। अब देखते हैं कितना आता है, ये 2 आ जाएगा, ये 20 माइनस 16 4 का रूट यानी 2 इंटू ये हो जाएगा हम लोग का 26.2 माइनस 25, तो ये 1.2 हो गया, रूट ओवर ऑफ 1.2। अच्छा, अब ये 2 कैंसिल आउट, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1.2, तो इसका रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, यहाँ मेमोरी से हटा देते हैं जो भी डेटा है, इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस और 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल और इक्वल टू 0.9128, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेटर तुम लोग यूज कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है ना, तुम लोग मेमोरी का यूज करके करोगे तो ये सब कैलकुलेशन आसान होगा, नहीं तो क्या 1 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू लिखोगे फिर डिवाइड करोगे, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है, बहुत टाइम टेकिंग है। 1.2 आए उसका रूट ले लिया, उसको मेमोरी में रख लिया, फिर 1 इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 मत समझ लो, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब तो 1 है, ये तो कैंसिल आउट होकर 1 आया है ना, तो वही हम बोल रहे हैं। बहुत से लोग इसे मतलब जल्दी में हड़बड़ी में 0 मान लेते हो, 0 नहीं 1 है, तो 0.9128, देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं। हाँ, 0.9128, तो 0.91 लिखा है। तो रिलेशन कैसा है बोला है, गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव देखो 9 1 आ रहा है, मतलब अब डायग्राम देखो 9 1 मतलब थोड़ा दूर जाते ही 1 हो जाता, तो इसीलिए बोला है गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, या फिर तुम लोग ऐसे बोल सकते हो जैसे मैंने बोला है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ये बोल सकते हो, या यहाँ पर जैसे बोला है गुड अमाउंट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में इतना सारा डेटा देगा, उसको लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन ये मत सोचो नया फॉर्मूला है, पुराना ही फॉर्मूला है, मैंने समझाया भी क्यों पुराना फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, एक साथ हम लोग दो डेटा का ले रहे हैं तो वॉल्यूम जो है फॉर्मूला का वो तो बढ़ेगा ही ना, वो तो कम नहीं होगा। एस डी ऑफ एक्स भी लिखा है, एस डी ऑफ वाई, ये तो नया था ही नहीं। हाँ, इसको चेंज करके मैंने दिखाया, लेकिन वो भी नया नहीं था, उसमें थोड़ा सा जो है फॉर्मेशन चेंज हुआ है, बिकॉज 2 वेरिएबल्स का बात आ रहा है, ठीक है। तो इतना सारा डेटा लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ये देख के घबराओ मत कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, नॉन फॉर्मूला ही है, अगर दिमाग में ऐसे सोचोगे नया सीख रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा, नया नहीं सीख रहे हो, ठीक है, पुराना चीज ही लिख रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा फॉर्मूला एक साथ लिखना पड़ेगा।
क्योंकि दो वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो प्रैक्टिस करते करते हो ही जाएगा, हम लोग तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा करते ही हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग ये वाला देखते हैं। देखो वहां तो हमें सारा डेटा दे दिया था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें डेटा नहीं देके सिर्फ एक्स और वाई दे दे और बोले कि ये दो वेरिएबल्स के अंदर हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, बोला है प्रोडक्ट मूवमेंट। अच्छा अगर हमें प्रोडक्ट मूवमेंट बता देना तो वो कार्ल पियर्सन है। क्यों? क्योंकि नाम देखो, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूले का पूरा नाम क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसीलिए प्रोडक्ट मूवमेंट बोलेगा तो इसका मतलब कार्ल पियर्सन ही बोल रहा है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हम लोग के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर हमें दिया है एक्स और वाई, दो कॉलम। ठीक है, अब क्या क्या कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा वो तो हमें फॉर्मूला ही बता देगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स वाई, क्योंकि कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर मत लिख दो, स्मॉल आर ही लिखना, क्योंकि स्पेयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है वहां कैपिटल आर आएगा। ठीक है, तो स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉब एक्स कॉमा वाई, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। कॉफ के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन इंटू समेशन ऑफ वाई बाई एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई हमें क्या चाहिए, डिवाइडेड बाई हमें चाहिए रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ एस डी ऑफ वाई लिखेंगे। अब जस्ट यही फॉर्मूला लिखना है, वाई से लिखना है और तो कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला तो एक ही बार याद रखना है, एक्स के जगह एक बार वाई लिखोगे, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, 235568, 235568। नेक्स्ट है 988653, 988653। ठीक है, अच्छा अब समेशन एक्स वाई यानी एक्स वाई का कॉलम निकालना है। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 24, 40, 30, 30 और 24। ठीक है, टोटल हम देख देख के लिख ले रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, तुम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हो आराम से। तो ये देखो हम पहले मैच कर लेते हैं, 18, 24, 40, 30, 30, 24, हाँ 166 आएगा। तो 166 लिख लेते हैं। ठीक है, समेशन एक्स वाई हम लोग को मिल गया 166, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं 166 डिवाइडेड बाई एन, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 6 नंबर्स अवेलेबल है। समेशन एक्स बाई एन यानी 6, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। समेशन एक्स और समेशन वाई कितना होगा, 3 + 2 5, 5 + 5 10 + 5 15, 15 और यहाँ पर 6 मतलब 21, 21 और 8 हो गया 29। एक बार चेक कर लेते हैं, 29 और ये 39 होगा, तो देख के ही लिख रहे हैं। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, देख के ही लिख रहे हैं 39। तुम लोग ऐड करके लिख सकते हो, 39 हो गया, 29 और 39, तो यहाँ लिखेंगे 29, यहाँ लिख दिया मैंने 39। अच्छा अब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर भी चाहिए। चलो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 9 25 25 36 64। टोटल देखते हैं कितना होगा, 25 25 50 50 36 64 50 36 64 9 + 4 मतलब 13, तो 163। चेक करते हैं, x का स्क्वायर 163, हाँ सही बात 163, इसमें रूट भी तो लगेगा। 163 डिवाइडेड बाई 6 माइनस समेशन एक्स मतलब 29/6 इंटू रूट ओवर ऑफ 39/6, ये हो जाएगा, और y का स्क्वायर। अच्छा 99 81 64 64 36 25 9। अच्छा 25 ये हो गया, 64 इंटू 2 कर लेते हैं, 128 + 36 + 25 + 9 + 81 279। चेक करते हैं, हाँ 279 सही हो रहा है, 279। ठीक है, ये तो देखो टोटल का बात है, टोटल सही करने से ही होगा, बस वो गलत नहीं होना चाहिए। 279 डिवाइडेड बाई 6, ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो 166 डिवाइडेड बाई 6, अच्छा ये कुछ इतना आ रहा है 27.66, तो हम इसको लिख लेते हैं 27.67 माइनस 29 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 36, 6 इंटू 6 36 होगा, तो ये आ रहा है कुछ इतना 31.4166, 31.4166।
66, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम पूरा माइनस ही कर लेते हैं, -27.666 इस तरीके से था, तब तक लिख लेते हैं जब तक कैलकुलेटर ले रहा है, ठीक है। तो ये माइनस करने से देखो राउंड में फिगर आया 3.75, ठीक है। ये माइनस करने से 3.75 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3.75। ये कैलकुलेटर में तुम लोग भी कर सकते हो, ये डेटा नहीं लिख के मैंने लिखा है तो यहाँ पर ले लिया। पूरा जो डेटा आएगा वहां पर 27.666 जितना तक कैलकुलेटर ले रहा है माइनस कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये देखो ये डेटा ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर 163 डिवाइडेड बाई 6, ये जितना भी आ रहा है इसको रख दो मेमोरी में, ये हटा दो मेमोरी से, ठीक है। इसको मेमोरी प्लस कर दो। अब क्या करेंगे, 29 डिवाइडेड बाई 6, 29 डिवाइडेड बाई 6, ये जितना भी आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, माइनस ये 4.833, अच्छा माइनस मेमोरी रिकॉल, तो ये माइनस जो है 27 पॉइंट, या तो 27.166। मैम वो होल स्क्वायर तो नहीं 9/6? तो हाँ, इसका तो होल स्क्वायर होना चाहिए ना। अच्छा, मैंने वो लिखा नहीं, देखो वॉमिट हो गया, हाँ गलत हो जाता। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार करना पड़ेगा फिर। 163 डिवाइडेड बाई 6, 163 डिवाइडेड बाई 6, अरे ये क्या है, ये आ रहा है हम लोग का 27.166, 27.17 कर लेते हैं, -29 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आया, ठीक है, 4.833 इंटू इक्वल टू, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है शायद, 4.29 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आ रहा है 4.83, चलो 4.83 इंटू 4.83 कर लेते हैं, ठीक है। 23.32 ऐसे लिख लिया मैंने, थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है आंसर से, देखते हैं, मैंने तो 2 ही डिजिट लिया है। अच्छा, अब ये 279 डिवाइडेड बाई 6 यानी 46.5, ये अच्छा डेटा है, ज्यादा ऐसा नहीं है। 39 डिवाइडेड बाई 6, 6.5 इंटू इक्वल टू, तो ये गलत दिख रहा है, 6.5 इंटू 6.5, अच्छा ठीक ही है, 42.25, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को करना पड़ेगा माइनस, अच्छा 42.25 माइनस 46.5, ये पॉजिटिव कर लेते क्योंकि मैंने ये बाद में लिखा, इसका लगाते हैं रूट, तो ये आंसर आ रहा है 2.061, 2.061, और ये इधर का देखते हैं 27.17 माइनस 23.32, अच्छा 3.85, इसका लगाना है रूट, अच्छा तो ये आ रहा है 1.96, 1.96। अब देखते हैं कितना आएगा, 1.96 ही मैंने लिया है, 2 ही डिजिट लिया है, 1.96 इंटू 2.061, तो -3.75 डिवाइडेड बाई 4.03956, तो 3.75 डिवाइडेड बाई, इसको मेमोरी प्लस करके भी कर सकते हो, 4.03956, तो ये आ रहा है 0.92, नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस में 0.928 ऐसे आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं 0. ये देखो -0.93, तो 8 है ना, तो उसे 3 कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये -1 हो जाएगा, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो अगर हमें कंसेप्ट समझ में आता है तो हम लोग जो रिलेशन है उसका नेचर भी बता सकते हैं। तो देखो नेचर, एक तो नेगेटिव दिख ही रहा है, और कैसा नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ही ये -1 तक पहुंच सकता है, -9 और 0.9 मतलब आसपास है, -1 के आसपास है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डेटा के हिसाब से हमें टाइम लगेगा, कैसा डेटा देगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेटर में स्पीड से कैलकुलेट कर पाते हो तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर और एक कैलकुलेशन दिया है सेल्समैन, और यहाँ पर रिलेशन दिया है सेल्समैन और सेल्स का, ठीक है।
तो ये भी तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने यू भी ऐसा यूज किया है, तुम लोग वैसा नहीं करके तुम लोग ऐसे कर सकते हो, एक्स और वाई को एक्स और वाई मान के कर सकते हो। ये एक बार करके देख सकते हो। अभी हम नहीं करवा रहे, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहे, हमारा जो नीड है वही वाला करवाएंगे। इसको तुम लोग एक बार घर पे ट्राई करके देख सकते हो। ये वाला भी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी जो पढ़ा है उस पर शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद। अच्छा एक काम करते रहो, अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, दैट इज ये वाला क्वेश्चन 17.8। लेकिन उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट में कार्ल पियर्सन का प्रॉपर्टीज हमें पता करना है। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is a unit free measure. Unit free measure. ये यूनिट फ्री मेजरमेंट है। देखो ये कैसे पता चलेगा यूनिट फ्री मेजरमेंट है, अभी तो जो फॉर्मूला यूज किया वो तो एक रेशियो के तरह है ना, डिवाइड है, तो ये यूनिट फ्री होगा। दूसरा बात है कि जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर पढ़े थे, जहां पर रिलेटिव मेजर में हर एक मेजरमेंट में लिखा हुआ था कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और एसडी के लिए कोफिशिएंट की जगह लिखा हुआ था वेरिएशन, ठीक है। तो वही यहाँ पर कोफिशिएंट जहां भी लिखा हुआ रहेगा तो वो यूनिट फ्री मेजरमेंट ही हमें देगा, ठीक है, यूनिट फ्री मेजर देगा। दूसरा है इसका वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, वैल्यू फ्रॉम -1 से लेके +1। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जस्ट एक बार समरी करवा देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय ए लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर रिलेशन और इक्वेशन, then correlation coefficient will always be perfect पॉजिटिव यानी कि +1 और नेगेटिव -1 डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्लोप ऑफ इक्वेशन। ये समझाते हैं क्या, स्लोप ऑफ इक्वेशन समझाते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है वो ये वाला होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्पर्सन में भी देख रहे हैं और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी देखा, y = a + bx, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अच्छा, अब इसमें ये जो है ना, ये b जो है इसका नाम होता है मैथ्स में स्लोप, इसे स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ टू वेरिएबल्स, देखो पॉइंट 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यूनिट फ्री होता है, इसका वैल्यू +1 से -1 तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय ए लीनियर रिलेशन और इक्वेशन, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब rxy ऑलवेज +1 होगा कि -1 होगा, वो डिपेंड करता है स्लोप के साइन के ऊपर, स्लोप यानी b के ऊपर। अगर b मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, b मेरा ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव होगा, ऐसे लिखते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर b मेरा लेस देन 0 है तो वो हम लोग का परफेक्ट नेगेटिव होगा।
तो बी के साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्लस बी है, तो अगर बी का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 होने से ही पॉजिटिव हो सकता है ना, सोचो ग्रेटर देन 0 होगा तो ही पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मोर देन 0 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, तो बी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। वही यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ये वाला पॉइंट बोला, वही हम लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तब इसका यूज होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन पे नो इम्पैक्ट, और चेंज ऑफ स्केल इस पे हो जाएगा नो इम्पैक्ट। देखो, जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े तब हम लोगों ने देखा, चाहे मीन हो, मोड हो, मीडियन हो या कुछ और हो, ठीक है, जैसे कि जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वहां पर ओरिजिन चेंज, स्केल चेंज दोनों इम्पैक्टफुल होता है। जैसे ही हम लोग डिस्पर्सन में आए, वहां हम लोगों ने देखा ओरिजिन चेंज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ओनली स्केल चेंज पे इम्पैक्ट है, लेकिन जो है वैल्यू इम्पैक्टफुल होता है, साइन इम्पैक्टफुल नहीं होता है। वहां पर हर जगह पे हम लोग मॉड यूज करके कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पर क्या हो गया देखो, पहले ओरिजिन स्केल दोनों इम्पैक्ट था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर ओरिजिन छूट गया, स्केल बच गया, ठीक है, फिर अब स्केल भी जा रहा है, मतलब ये जो है ना तो इसका ओरिजिन चेंज पे कोई इम्पैक्ट है, ना तो स्केल चेंज पे इम्पैक्ट है, बट स्केल चेंज के बाद यहाँ पर हमें लिखना है बट इफ चेंज ऑफ स्केल, but if change of scale of both variables are different, variables are different in sign, different in sign, then are also change। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल जो हम बता रहे थे, ये वाला हम लोग लास्ट करेंगे, 17.8 वाला एग्जाम्पल। ये पॉइंट समझने के लिए हम लोग 17.8 वाला एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर बता दिया है द कोरिलेशन कोफिशिएंट। हाँ बोलो। मैम थोड़ा लास्ट पेज दिखाइएगा मैम। अच्छा अच्छा, हाँ मैम हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y 0.8, मतलब r ऑफ x1, ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक है, एक्स वाई के अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसीलिए बोला है r ऑफ एक्स वाई, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब ये, इसको साइन से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कितना बोला है 0.8, ठीक है, लिख लिया। अब क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, u और v के अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट लिख के बताओ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, x को u में ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब x का ट्रांसफॉर्मेशन u में हो चुका है और y का ट्रांसफॉर्मेशन v में हो चुका है, तभी तो rxy की जगह पूछ रखा है ruv बताओ, ठीक है, rxy की जगह ruv, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, ये लैंग्वेज में दिया है, मतलब ruv पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में ruv लिख सकता है, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज में ही दे, लेकिन इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ruv कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि x हम लोग का u में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो u हम लोग का इधर रहेगा, जैसे हम लोग का x पहले हम लोगों का सिंगल वेरिएबल था, तो हम लोग हमेशा y को इधर रख के बाकी डेटा इधर लिखते थे, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल डेटा हमेशा x से लिखा जाता है और उसका चेंजेस y से होता है, y, y1, y2, अगर उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, तो वैसे यहाँ पर चेंज इधर रहेगा, बाकी डेटा इधर चला जाएगा, -3x -4, अब u इक्वल टू 2 इसके नीचे आ जाएगा, -3/2x माइनस ऑफ 4/2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर और एक इक्वेशन भी है साथ ही साथ, ये देखो 4v 16y11, 4v 16y और 11, ठीक है, अब इधर 4v रहेगा, यहाँ पर -16y और -11 आ जाएगा, v इक्वल टू -16/4y और -11/4 हो गया,
अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल कितना है, यहाँ लिखते हैं, देखो चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि हमें वैसे तो बोला है ना तो ओरिजिन चेंज पे कोई इम्पैक्ट है ना तो स्केल चेंज पे, लेकिन अगर बोला है बट इफ द चेंज ऑफ स्केल, मतलब कुछ ना कुछ तो बोला है ना, यानी हमें देखना पड़ेगा कि स्केल चेंज क्या है, पहले हम समझा देते फिर उस लाइन को बताएंगे। तो स्केल चेंज क्या है, स्केल चेंज का मतलब है इनटू होना या डिवाइड होना, यहाँ पर स्केल चेंज है -3/2, ठीक है ये वाला, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, इसको अगर अरेंज करते हो तो b हम लोग का क्या आ गया -3/2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल कितना है -16 यहाँ पर 4, ठीक है, -16/4 यानी कि -4 ऐसे भी बोल सकते हो, इस ये कैलकुलेट करके -4। अच्छा, तो दोनों का साइन क्या है, दोनों में जो साइन यूज है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर है सेम साइन। क्या समझना है हमें, स्केल चेंज में साइन का चेंज क्या है, सेम साइन है, ठीक है। तो आर यू वी क्या होगा, आर यू वी हम लोग का जो है वही रह जाएगा, यानी 0.8, ठीक है 0.8। अब ये वाला पॉइंट देखो हम पढ़ के समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट इन साइन, अगर डिफरेंट होता है तो आर भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट नहीं है तो आर जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, आर जैसा था वैसा ही रहेगा। और एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों को ही कर लेंगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पर बोला है 2u माइनस 3x, ये वाला लिखते हैं 2u माइनस 3x प्लस 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 2u माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2u इधर रखेंगे, ये हो गया 3x माइनस 4, u 3/2x और -4/2, ठीक है। तो इसका स्केल चेंज यहाँ लिखते हैं, स्केल चेंज, स्केल चेंज कितना हो गया 3/2, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है 3/2 हो गया। और एक इक्वेशन है वो भी लिखते हैं, 4b 16/11, 4b 16y और 11 इक्वल टू 0, तो b इधर रहेगा -16/4 सॉरी -16y -11, b इक्वल टू -16/4y और -11/4। तो यहाँ पर स्केल चेंज कितना है, स्केल चेंज है -16/4, ठीक है। अब साइन चेंज हो गया, देखो साइन चेंज हो गया, यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव है और यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव है, ठीक है। तो डिफरेंट साइन ये हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो डिफरेंट साइन इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट साइन आया। किस चीज का हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जो स्लो बी का, ये देखो यहाँ पर क्या है, इफ चेंज ऑफ स्केल, स्केल चेंज मतलब जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ओरिजिनल डेटा में जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो स्केल चेंज बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट इन साइन, स्केल चेंज में जो वेरिएबल्स है उसका अगर साइन अलग अलग है, स्केल चेंज में वेरिएबल्स का वैल्यू कोई मायने नहीं रखता, इधर 3/2 है इधर 16/4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इधर जो है माइनस है इधर प्लस है, अगर साइन चेंज है तो बोल रहा है RXY भी चेंज होगा, तो RXY चेंज कैसे होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस केस में RXY का आंसर हम लोग का हो जाएगा -0.8, ठीक है, -0.8 हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर आंसर में लिखना पड़ेगा नेगेटिव, बाई चांस अगर ये पहले से नेगेटिव होता, अगर ऐसे दिया हुआ रहता कि ये -0.8 है तो हम लोग इसको लिख देते +0.8, सिंपल सा बात है। अगर हम लोग का जो स्केल चेंज है उसमें साइन दोनों का सेम आ रहा है स्केल चेंज का, तो कुछ मत करो, जो RXY है वही चेंज हो जाएगा, RUV हो जाएगा। और अगर हम लोग का साइन चेंज हो जाता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे ये हो चाहे इधर हो, तो हम लोग का RXY भी चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब अगर ओरिजिनली 0.8 है तो फिर -0.8 होगा, अगर ओरिजिनली -0.8 होता तो ये +0.8 हो जाता, ठीक है, इतना सही फर्क है। अच्छा, अब थर्ड नंबर देखते हैं, ये तुम लोगों से पूछेंगे, ठीक है, आई होप कि अब समझ में आया होगा। अब थर्ड और फोर्थ तुम लोगों से पूछते हैं, 2u माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं अभी अभी, देखो सेकेंड नंबर वाले में तो क्या आया था सॉल्व करके, यहाँ पर u इक्वल टू 3/2x और -4/2 लिख लेते हैं, u इक्वल टू आया था 3/2x और -4/2, तो स्केल चेंज कितना हो गया +3/2, और
और एक इक्वेशन है 4v माइनस 16y प्लस 11, 4v माइनस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 4v इधर रह जाएगा, 16y, v इक्वल टू 16/4y माइनस 11/4। तो स्केल चेंज कितना है? स्केल चेंज है प्लस 16/4 या फिर 4 बोल सकते हैं, ठीक है। स्केल चेंज मतलब जो b है, ठीक है, b मतलब जो मल्टीप्लाई होता है वही स्केल चेंज होगा। तो ये वाला हो गया। अच्छा, अब ये दोनों का साइन हम लोग का सेम है, ठीक है। ये दोनों का साइन देखो, हम लोग का क्या है, साइन देखना है बस, ठीक है, सेम साइन है। तो मुझे बोलो rxy कितना होगा, क्या आंसर आएगा, बोलो। सेम साइन है तो rxy का आंसर कितना आएगा? 0.8। 0.8 ही आएगा, ठीक है, ये रूल्स है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो एक बार चेक करके, पहला वाला हम लोग का आ जाएगा, तो ठीक है, चेक करने का जरूरत नहीं, सही है हम लोग का, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये देखो थर्ड और फोर्थ का ये रहा, थर्ड का हम लोग का 0.8 आएगा, अभी भी हम लोगों ने चेक किया। फोर्थ का माइनस आएगा बोल रहे हैं, हम लोग देख लेंगे। सेकंड वाले का नेगेटिव आएगा और फर्स्ट वाले का पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड वाले का नेगेटिव, अब ये वाला देखो 2u प्लस 3x प्लस 4, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वाले पे कर रखा था, तो वो हम लिख लेते हैं कि कितना आया, ठीक है। फोर्थ नंबर, यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला लिखते हैं। फोर्थ नंबर वाला जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया उसमें हम लोग का आया u इक्वल टू, मतलब ये फर्स्ट वाला जो आया था, -3/2x माइनस 4/2। हम और बार बार सॉल्व नहीं कर रहे, सेम डेटा है इसीलिए उसी को देख के लिख रहे हैं। -4/2, तो स्केल चेंज लिखेंगे। स्केल चेंज कितना आया है? -3/2, ठीक है। अच्छा, अब नया वाला इक्वेशन 4b माइनस 6, अच्छा नया नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो किया था वही वाला है, तो वहां पर ये वाला देख देख के लिख लेते हैं। v इक्वल टू 16/4y माइनस 11/4। तो स्केल चेंज है, यहाँ लिखेंगे स्केल चेंज, स्केल चेंज यानी b 16/4 है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, तो 4 है प्लस 4 है, तो साइन क्या है? साइन है अलग। अगर अलग है तो बताओ rxy कितना, बोलो rxy कितना होगा? ओरिजिनल जो है उससे साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू का तो वैसे ही कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बोलो कितना होगा? लास्ट क्वेश्चन तो है, बोलो। -0.8। -0.8, करेक्ट, -0.8 होगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पूछा जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी आज हम लोगों ने जो किया, ठीक है, ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, एमसीक्यू में बोल सकते हैं, लेकिन ये सारे चीज काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो बस इतना ध्यान रखो कि ओरिजिनली क्या आंसर दिया हुआ है और हम लोग का स्केल चेंज दोनों वेरिएबल्स का क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन। अगर साइन दोनों का बराबर है, जैसे माइनस माइनस, तो कुछ नहीं होगा। अगर प्लस माइनस हो रहा है या माइनस प्लस हो रहा है तो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, तो ठीक है। तो कार्ड पियर्सन का मेनली जो भी देखा जाए वो तो मैंने बता दिया। कल यानी कि अभी हम लोग क्योंकि स्टैट ही करेंगे, तो कल तो वैसे ही तुम लोग का स्टैट का क्लास रहता है, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे तो अच्छे से याद भी रहेगा। आज इतना ही करते हैं, ठीक है।